हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोगों ने पॉलिटी के नए लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए थे और प्रियम्बल का जो टॉपिक है वो कवर हो चुका था। हम लोगों ने यूनियन एंड टेरिटरी का जो लेक्चर है वो बिगिन किया था, ठीक है। और लेक्चर 1 इसके हो चुके हैं एंड इसके जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर 1-2 दिन में मिल जाएंगे, बिकॉज इसको अभी प्रिपेयर किया जा रहा है कम्प्लीटली और आफ्टर completion it will be delivered to the telegram channel. You can download from that location. तो फ्रेंड्स, वी वर डिस्कसिंग द यूनियन एंड टेरिटरी। आज हम आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे एंड जैसा कि आपको पता है वी आर लॉन्चिंग दिस न्यू कोर्स सीरीज टू हेल्प द पेरेंट्स कि उनको जो भी पॉलिटी से रिलेटेड डाउट्स हैं वो सब कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए एंड इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। बिकॉज ये जो मैं पीडीएफ प्रिपेयर कर रहा हूँ इसमें वो सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे जो आपको चाहिए फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। यू एक्चुअली शुड शेयर द चैनल टू योर फ्रेंड सर्कल्स एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज प्रेस द लाइक बटन। सो फ्रेंड्स, चलिए विदाउट डिलेइंग वी स्टार्ट द डिस्कशन। हम लोगों ने देखा था यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब होता है। हमने ये भी देखा था कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो ये जो आप इंडिया की मैप देख रहे हो, है ना, ये टोटली रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ इंडिया को एंड यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपके स्टेट्स आ जाते हैं, है ना। ये जो आप 28 स्टेट्स देखते हो एलोंग विथ 6 यूटीज देखते हो, ये सब आपके यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि जो हमारा इंडियन यूनियन है एक प्रकार से वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, बट जो हमारे स्टेट्स है वो डिस्ट्रक्टेबल इन नेचर है। व्हाट डू मीन बाय डिस्ट्रक्टेबल इन नेचर? इट सिंपली मीन्स अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक स्टेट को मल्टीपल स्टेट में बना सकती है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो मल्टीपल स्टेट को ज्वाइन कर कर एक स्टेट कर सकती है। हिस्टोरिकल प्रूफ है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, संविधान बना था, तो जो स्टेट है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किए गए थे, डेट इज पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड उन पार्ट्स में बेसिकली वेरियस स्टेट्स को रखा गया था और हमने इसको लेक्चर 1 में डिस्कस भी किया था, ठीक है। लेकिन आपको ही पता है आज़ादी के बाद जो डिमांड है लिंग्विस्टिक स्टेट्स की वो बढ़ने लग गई थी एंड एक्चुअली बेस्ड ऑन दैट वेरियस कमीशंस इस्टेब्लिश किए गए एंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पारित किया गया था एंड उस एक्ट के तहत आपका 14 स्टेट्स क्रिएट किए गए थे, ठीक है। एंड आज आप देख लो वी हैव द 28 स्टेट्स एंड इसका मतलब ये हुआ कि टाइम टू टाइम स्टेट्स जो है वो क्रिएट होते रहते हैं, डिस्ट्रक्ट होते रहते हैं, उनकी साइज में परिवर्तन हो सकती है एंड ये सब करने का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? तो ये सब अधिकार संविधान ने पार्लियामेंट को दिया है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। दैट्स व्हाई इंडिया इज सेज एज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। एंड आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे राज्य के जो नाम जो पहले हिस्टोरी में थे वो भी मॉडिफाई हुए हैं, ठीक है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश का नाम पहले डिफरेंट हुआ करता था, ठीक है, एंड मध्य प्रदेश का नाम पहले डिफरेंट हुआ करता था। जैसे फॉर एग्जांपल जो मद्रास आज आप देखते हो, मद्रास पहले नाम हुआ करता था, आज वो नाम आपका तमिलनाडु है, ठीक है। इसका मतलब नेम चेंजेस भी होते रहे हैं। तो होप ये जो आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द बेसिक बैकग्राउंड कि क्या चलता है हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के चैप्टर में। तो ये हमने डिस्कस किया था, साथ ही साथ हमने कुछ बेसिक बैकग्राउंड भी देखने को मिले थे। एंड अभी आपका करंट स्टेटस क्या है कि वी हैव द 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड ये अच्छे से मैंने आपको बताया था, जो आपको याद रखनी है कि पार्लियामेंट को अधिकार दी गई है कि वो बेसिकली स्टेट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हालांकि हम इसको और अच्छे डिटेल से देखेंगे इन द कमिंग चैप्टर। तो सबसे पहली बात हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात की थी, ये तो हो चुका है। एंड पार्ट 1 में आपका
यूनियन एंड टेरिटरी डील किया जाता है, जिसके तहत 4 आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। एंड साथ ही साथ हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात की थी। वाई यूनियन ऑफ स्टेट्स वेर यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन रेदर फेडरेशन ऑफ स्टेट, तो इसके 2 कारण हमने आपको बताए थे और 2 कारण आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जो आपका आर्टिकल नंबर 1 है वो हमने देखा था कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि टेरिटरी ऑफ द स्टेट, जिसको हम कहते हैं स्टेट सिंपल लैंग्वेज में, प्लस यूटी प्लस टेरिटरी जो एक्वायर किए जा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एट एनी टाइम, बिकॉज इंडिया इज ए सॉवरेन नेशन, तो वो कर सकती है सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 2 की बात हमने की थी, जो इम्पावर करती है पार्लियामेंट को कि वो एडमिशन कर सकती है यूनियन ऑफ इंडिया में, या फिर नए स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकती है विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, और इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया था। ठीक है, और हमने आर्टिकल 3 भी डिस्कस किए थे। और ये ध्यान रखनी है कि जब हम आर्टिकल नंबर 2 की बात करते हैं ना, तो ये एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट के मैटर को डील करता है। एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट यानी कि हो सकता है जो यूनियन ऑफ इंडिया में हम नए स्टेट क्रिएट करना चाह रहे हैं, या फिर यूनियन ऑफ इंडिया में हम नए स्टेट को डालना चाह रहे हैं, वो बेसिकली पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि लेट्स से कि इंडिया ने किसी टेरिटरी को एक्वायर किया, अब उसको यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल करना है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। तो इसीलिए चूँकि ये एक्सटर्नली रेस्पॉन्स से हमें देखा जा रहा है, इसलिए हम इसको एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, एंड जबकि हम आर्टिकल 3 की बात करते हैं, तो ये आपका जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में, ये सब आपके एग्जिस्टिंग स्टेट है, चाहे वो आपका राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, ये सब आपके एग्जिस्टिंग स्टेट्स है। अब इसमें कुछ मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने का मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि कल को अगर पार्लियामेंट चाहे कि राजस्थान और गुजरात को मर्ज करके एक स्टेट के रूप में शामिल कर दिया जाए, या फिर उत्तर प्रदेश को डिवाइड करके 4 स्टेट में बदल दिए जाए, है ना, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या फिर एनी अदर पर्पज, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 3 से डील होता है। साथ ही साथ अगर पार्लियामेंट चाहे कि भाई साहब हमें मध्य प्रदेश का नाम बदल कर कुछ और रख देना है, या फिर झारखंड का नाम बदल कर कुछ और रख देना है, तो ये भी आपका आर्टिकल नंबर 3 से होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए जो भी चेंजेज आर्टिकल 3 के तहत होते हैं वो उसे इंटरनल रीएडजस्टमेंट कहा जाता है, बिकॉज a state is already a part of Union of India here, and we are changing the size, area names to the state which is already in existence। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आर्टिकल नंबर 1 वी हैव डिस्कस्ड, आर्टिकल नंबर 2 वी हैव डिस्कस्ड, एंड आर्टिकल नंबर 3 वी हैव डिस्कस्ड। बट अब थोड़े से फर्दर डिटेल्स की तरफ हम जाएंगे। तो आर्टिकल नंबर 3 की हमने बात की थी, इट डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट। यहाँ पर आप देखो, ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये सिंपल सा मैंने जो आपको मैप के माध्यम से बताया है वही मतलब हुआ इसका। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है, जो आपको ध्यान रखनी है, वो है पार्लियामेंट की पावर। बिकॉज ये जो स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की बात है ना, या फिर रीऑर्गेनाइज करने का अधिकार है, पावर है, ये संविधान ने सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दिया है, और किसी भी अथॉरिटी को नहीं दिया है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर ही क्यों ना हो। पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 3 क्या कहता है, क्या ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को, क्या पावर देता है पार्लियामेंट को, उसको देखना है। पहली बात तो आर्टिकल 3 ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कोई नया स्टेट बना सकती है। लैंग्वेज को आप पकड़ने की कोशिश करना, पार्लियामेंट अगर चाहे तो एक नया स्टेट बना सकती है। कैसे? बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। कहने का मतलब ये हुआ कि लेट से कि एक स्टेट ए है और इसको सेपरेट कर कर 2 स्टेट बनाया जा सकता है। तो एक ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को मिलाकर, या फिर सर्टेन पोर्शन ऑफ स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट बनाया जा सकता है। यानी कि लेट से कि ये 4 स्टेट है, ठीक है, ए बी सी डी, और चारों को एक साथ मर्ज कर कर एक स्टेट बनाया जा सकता है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे 2014 में आपका जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकलकर बना, साथ ही साथ झारखंड एक राज्य के रूप में घोषित हुआ आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य बने हैं। जैसे आपका जो आंध्र प्रदेश है वो आपका मद्रास प्रोविंस से निकलकर बना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है। तो पार्लियामेंट को क्या अधिकार दिया जाता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो जो स्टेट है ना, उसके एरिया में भी बढ़ोतरी कर सकता है या फिर उसके एरिया में डिमिनिशन भी कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि लेट से कि अभी आपका स्टेट ए का एरिया इतना है, ठीक है, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो उस स्टेट के एरिया को श्रिंक करके इतना कर सकता है। या फिर लेट से कि अभी स्टेट का एरिया इतना है, इतना छोटा सा, एंड उसको पार्लियामेंट जो है वो चेंज करके उसको इतना बड़ा स्टेट बना सकता है। इसी को कहते हैं इंक्रीजिंग द एरिया या फिर डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट। या फिर पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी भी स्टेट की जो बाउंड्रीज है उसको भी अल्टर कर सकती है, या फिर पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी भी स्टेट के नाम का भी परिवर्तन कर सकती है। और इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल हमने बहुत से देखे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब वीडियोज अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप हमें सपोर्ट करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपको नए नए वीडियोज इन्हीं टॉपिक पर लाता रहूँगा। अभी तो मैंने पॉलिटी से शुरुआत की है, मैं आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबके भी वीडियोज प्रोवाइड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विथ PDF। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड वी विल बी ग्रोइंग एज आवर कम्युनिटी, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस किया। लेकिन जब भी पार्लियामेंट ये सब चेंजेज करना चाहेगी, ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी पार्लियामेंट ये सब चेंजेज अगर करना चाहती है किसी भी स्टेट में, तो कुछ कंडीशंस फॉलो किए जाने होंगे पार्लियामेंट को एज पर द आर्टिकल नंबर 3। तो जो कंडीशन फॉलो किए जाएंगे ना, वो 2 केसेस बनेंगे। आपको ही पता है ना, अभी अगर हम बात करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया की, तो उसमें आपके जो स्टेट हैं वो तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ यूटीज़ भी तो आते हैं। इसीलिए यूटीज़ के लिए यानी कि यूनियन टेरिटरीज के लिए कुछ अलग नियम होते हैं और स्टेट के लिए कुछ अलग नियम हो सकते हैं। स्टेट के लिए नियम क्या है, तो बेसिकली अगर स्टेट के एरिया साइज नेम में कुछ भी परिवर्तन करना है तो पहली बात तो ये कि पार्लियामेंट में बिल लाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो जो बिल आएगा पार्लियामेंट में, उससे पहले प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का जरूरी होगा। यहाँ पर आप देखो, ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का जरूरी होगा, तभी जाके पार्लियामेंट में और सिर्फ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है वो बिल, ठीक है। एंड अब जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट जो है इंट्रोड्यूस करने से पहले बिल वो कहाँ पर जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। लेकिन प्रेसिडेंट की भी एक ड्यूटी दी गई है। प्रेसिडेंट की ड्यूटी ये दी गई है कि बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, कि हाँ भाई साहब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करो, प्रेसिडेंट जो है आपका वो रेफ़र करेगा इस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास, जिस भी स्टेट में चेंजेज होने जा रहे हैं, ठीक है। और इस इश्यू पर उनका राय मांगा जाएगा, यानी कि उनके व्यू पॉइंट्स मांगे जाएंगे विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, कि भाई साहब आप 30 दिन में या फिर 60 दिन के भीतर आप हमें अपने व्यू पॉइंट्स बताओ कि आप क्या चाहते हो, क्या आप इसके पक्ष में हो, क्या आप इसके विपक्ष में हो। तो ये सब व्यू पॉइंट्स मांगा जाएगा। लेकिन हाँ, संविधान ने कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं बताई है कि भाई साहब व्यू पॉइंट जो है वो आपको 30 दिन में ही देने हैं। वो तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में बताया जाएगा कि कितने दिन में आपको अपने व्यू पॉइंट्स देने हैं। किसे देने हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को, जिसमें ये सब बदलाव होने वाली है। किसको दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को। और जो आपका व्यू पॉइंट्स प्रेसिडेंट के पास जब सौंपा जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से, फिर भी जो प्रेसिडेंट है या फिर पार्लियामेंट है, कोई भी बाउंडेड नहीं है कि जो व्यूज आ रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से उसको माना ही जाए। यानी कि लेट से कि आपका स्टेट है
जो इस व्यू पॉइंट में है कि स्टेट का डिवीजन ना हो, ठीक है। लेट्स से प्रेसिडेंट को अपने रेफरेंस में बताया गया स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से कि भाई साहब हम समर्थन में नहीं है कि स्टेट का डिवीजन हो, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट अगर चाहे तो फिर स्टेट का डिवीजन कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर कोई अधिकार ही नहीं दी गई है कि पार्लियामेंट जो बिल ला रही है, चाहे वो इंटीग्रेट करने की बात हो या फिर डिसइंटीग्रेट करने की बात हो, स्टेट को उस पर रोक लगा सके, ठीक है। इवन स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट कंसेंटेड विद द बिल, तो भी पार्लियामेंट जो करना चाहेगी वो कर लेगी, ठीक है। ये कहना मैं चाह रहा था, बिकॉज यहाँ पर आप साफ साफ नियम में देख सकते हो, द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंडेड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड may either accept or reject them even if the views are received in time। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा केस, दैट इज यूटी, यूनियन टेरिटरीज के केस। आपको पता है ना, यूनियन टेरिटरी में जो हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? अगर देखा जाए टॉप लेवल पर तो प्रेसिडेंट ही होते हैं। इसीलिए हम स्टेट में देखते हैं कि रेफरेंस की तो ज़रूरत पड़ती है, प्रेयर रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है, प्रेसिडेंट से लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर यूटी के केस में कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होगी, कंसर्न लेजिस्लेचर के पास कोई बिल भेजने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज आपको ही पता है यूटी का मतलब क्या हुआ कि जो अथॉरिटी है, हाईएस्ट अथॉरिटी उस यूटी का, वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। इसलिए कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होगी टू द कंसर्न लेजिस्लेचर, अगर उस यूटी में लेजिस्लेचर है भी तब भी, है ना, कि आप अपने व्यू दो, है ना, पक्ष में हो या विपक्ष में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्लियामेंट इटसेल्फ कैन टेक एनी एक्शन जो उसको अच्छा लगे। तो ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान, वो पार्लियामेंट को ऑथोराइज करता है। किसे ऑथोराइज करता है? पार्लियामेंट को, नॉट द स्टेट्स, नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर, कि वो चाहे जब चाहे नए स्टेट क्रिएट कर सकती है या फिर स्टेट के एरियाज़ में अल्टरेशन कर सकती है, बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट में अल्टरेशन कर सकती है, या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट के नेम में परिवर्तन कर सकती है विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। तो ये ध्यान रखनी है। तो ये जो प्रोविजंस है जो हमने अभी देखा, पार्लियामेंट को जो इतनी पावर मिली हुई है, वो क्या इंश्योर करता है, क्या कंक्लूजन निकल कर आता है कि जो स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गारंटीड नहीं है। अगर स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गारंटीड रहती तो आज़ादी के बाद से ही जितने स्टेट बने हुए थे उतने ही स्टेट आज आपको देखने को मिलते, लेकिन ऐसा बात नहीं है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत आपके 14 स्टेट्स थे और आज आपका 28 स्टेट है। रिसेंटली आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर भी एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन उसको हटाकर 2 यूटी बना दी गई है। तेलंगाना इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, झारखंड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, इवन वॉट बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पहले यूटी हुआ करते थे, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल त्रिपुरा, बट आज वो स्टेट का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है किसी भी स्टेट की, वो गारंटीड नहीं है। इसका मतलब पार्लियामेंट जब चाहे तब चाहे स्टेट के एरिया, नेम, साइज, बाउंड्री को अल्टर कर सकती है। तो कंक्लूज़न की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर कंक्लूज़न में देखो कि इंडिया जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। कहने का मतलब ये हुआ कि यूनियन ऑफ इंडिया तो कभी डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज एक बार जो भी स्टेट्स इंडिया के साथ जुड़ गए, ठीक है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते इंडिया से। लेकिन स्टेट डिस्ट्रक्टेबल क्यों है? बिकॉज स्टेट का इंटरनल रीएडजस्टमेंट हो सकता है ना। और हमने अभी प्रूफ भी किया विद द हिस्टोरिकल एग्जाम्पल कि ऐसा हुआ भी है, ठीक है। तो ये बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड ऑल दीज इश्यू, ठीक है। तो ये हमने देखा, कहाँ गया, हाँ,
यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंक्लूजन में। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन यानी कि यूनियन तो कभी अलग थलग नहीं होगा ना, बिकॉज किसी भी स्टेट को ये राइट नहीं दिया है कि वो सेसीड कर सके इंडिया से और वो अपना एक अलग देश और दुनिया बना सके, वो कभी भी अलाउड नहीं है। बिकॉज इंडियन स्टेट्स जो एक साथ आए, इट इज़ नॉट द आउटकम ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट कि भाई साहब आप हमें हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट जब करोगे, सब कुछ करोगे, तब तक हम आपके साथ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि यूएसए में क्या है, यूएसए में इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट है, यानी कि वहाँ पर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो स्टेट की है वो गारंटीड है। क्यों गारंटीड है? बिकॉज वहाँ पर प्योर फेडरलिज्म है। प्योर फेडरलिज्म यानी कि जो स्टेट्स आए हैं ना, जो भी अमेरिका में आप स्टेट्स देखते हो, वो सब एग्रीमेंट करके यूएसए से जुड़े हैं। दैट्स वाई वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। एंड अगर वहाँ की स्टेट में कोई परिवर्तन करना है तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट वो कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो ये ध्यान रखनी है। वाई इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट? इन द केस ऑफ यूएसए बिकॉज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी स्टेट की गारंटीड है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ये हमने डिस्कस कर लिया। होप आपको ये सारे के सारे डाउट जो हैं क्लियर हो गए होंगे, आपको आसानी से जो बातें हैं हमारी वो समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 4 की बात करते हैं। तो जब हम आर्टिकल नंबर 4 की बात करते हैं तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके तहत ये कहा गया है कि जो लॉज बनाए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे फॉर द एडमिशन और द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट विच वाज नॉट अर्लियर पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 2, या फिर हमें न्यू स्टेट बनाना है, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज करना है, बाउंड्रीज या नेम्स में चेंज करना है एग्जिस्टिंग स्टेट के विच इज़ गवर्न अंडर आर्टिकल 3, तो जो भी बिल लाई जाएंगी ना लॉ के लिए, वो अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368 नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे मैं आपको आगे के लेक्चर सीरीज में पढ़ाऊँगा कि जब संविधान का अमेंडमेंट करते हैं ना, तो इसमें आपका एक तो सिंपल मेजोरिटी से होता है और एक स्पेशल मेजोरिटी से होता है। तो स्पेशल मेजोरिटी में कहीं ना कहीं जो नियम होते हैं थोड़े से सख्त होते हैं, इसीलिए इतनी आसानी से कोई भी बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास नहीं हो पाती। ठीक है, लेकिन जो आपका ये बिल है ना, फॉर चेंजिंग इन द एरिया साइज शेप ऑफ द स्टेट्स, जो भी इससे रिलेटेड बिल आएंगे वो आपका आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माने जाने का मतलब ये हुआ कि ये जो बिल है वो आपका सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा पार्लियामेंट में और ये बिल जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जबकि जो आपका आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट होता है वो आपका स्पेशल मेजोरिटीज होता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स में कुछ बदलाव करने हैं तो वो आपका स्पेशल मेजोरिटी के तहत होगा अंडर आर्टिकल 368। लेकिन स्टेट में चेंजेज करने हैं, एरिया साइज नेम्स कुछ भी, तो ये आपका सिंपल मेजोरिटी से भी हो सकता है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से हो सकता है। ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस यानी कि सेम मेथडोलॉजी जो इस्तेमाल की जाती है ऑर्डिनरी बिल पास करने के लिए, है ना, जिसमें सिंपल मेजोरिटी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होती है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लोकसभा की, है ना, लोकसभा में लेट से कि किसी बिल को पास करना है, ठीक है, तो उस दिन जो है लगभग आपके 150 मेंबर्स आए हैं। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये हुआ कि अगर उस बिल पर जो समर्थन है वो 76 मेंबर का भी बिल जाता है तो वो बिल पास हो जाएगा, है ना। 150 का आधा क्या हुआ 75, लेकिन 75 तो टाई हो जाएगा तो +1 76 मेंबर का सपोर्ट मिल जाता है तो वो बिल उस हाउस से पास हो जाएगा। ये होता है सिंपल मेजोरिटी, है ना। स्पेशल मेजोरिटी के बारे में हम आपको डिटेल से अपने अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर है उसमें आपको बताएंगे। अभी आपको पता हो गया होगा, अभी आपको याद ये रखना है कि आर्टिकल 4 साफ साफ कहता है कि जो भी हम बिल लेकर आ रहे हैं
है ना, जिसके तहत आर्टिकल 2 के तहत या फिर आर्टिकल 3 के तहत हम स्टेट्स को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या फिर एरिया में चेंज करना चाहते हैं, नेम में चेंज करना चाहते हैं, नए स्टेट का एडमिशन करना चाहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया में या फिर नए स्टेट ही इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, विच गोज फॉर अ स्पेशल मेजोरिटी। बट ये सब जो कारनामे हैं, ये जो काम है, ये जो बिल है वो आपका सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखिए आर्टिकल 4 के तहत। तब यहाँ पर हम चलते हैं एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन की और जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देख लो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि भाई साहब आप एरिया, साइज, नेम सब में चेंजेस कर सकते हो। ये अधिकार कौन देता है? पार्लियामेंट को दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। तो क्या आर्टिकल 3 के तहत ये भी अधिकार दी गई है पार्लियामेंट को कि वो अगर चाहे तो इंडियन टेरिटरी के किसी पोर्शन को, किसी सर्टेन एरिया को, फॉरेन टेरिटरी को वो सीड कर दे दे। तो ध्यान रखना है ये मैटर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में गया था, एक प्रकार से स्पेशल रेफरेंस प्रेसिडेंट ने किया था, बिकॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि जो आपका बेरेबरी यूनियन है, जो कि एक एरिया है वेस्ट बंगाल में, उसको पाकिस्तान को देने की बात चली थी, जिसके कारण आपका पॉलिटिकल एजिटेशन या फिर कंट्रोवर्सी हो गया था। ये जो आप पाकिस्तान देख रहे हो ना, ये बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान की बात हो रही है। और उस समय आपको ही पता है ना, बांग्लादेश तो था नहीं, ईस्ट पाकिस्तान था। तो बेसिकली ये डिसीजन के कारण जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया था, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल एजिटेशन एंड कंट्रोवर्सी हुई थी। तब प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया कि इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के पास एज ए रेफरेंस के रूप में भेजा जाए और सुप्रीम कोर्ट के क्या बेसिकली रिकमेंडेशन या सजेशन है उसको हासिल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा कि जो पार्लियामेंट को पावर दी गई है टू डिमिनिश एरिया अंडर आर्टिकल 3, इट डज नॉट कवर, ये ध्यान रखना है ना, ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कहा गया कि जो पार्लियामेंट के पावर दी गई है कि वो डिमिनिश कर सकते हैं एरिया को अंडर आर्टिकल 3, डज नॉट कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन टेरिटरी, ठीक है। तो आर्टिकल 3 के तहत हम ये नहीं कर सकते या फिर पार्लियामेंट ये नहीं कर सकता कि कुछ एरिया इंडिया का जो है वो सीड कर दे किसी दूसरे नेशन को, किसी फॉरेन टेरिटरी को, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज हमने भी देखा कि आर्टिकल 3 तो इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात करता है ना। तो ये ध्यान रखिए। इसीलिए जो आपका अभी जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स हुआ है ना, सर्टेन एरियाज का एक्सचेंज हमें देखने को मिला था, आपने देखा होगा एज ए पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ा। यहाँ पर आप देख लो, मैंने आपको आंसर भी दिए हैं। दैट्स वाई कि अभी जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 इनेक्ट की गई थी, वो किस लिए इनेक्ट की गई थी कि जो इंडिया है वो सर्टेन टेरिटरीज एक्वायर करेगा फ्रॉम बांग्लादेश एंड सर्टेन टेरिटरीज वो देगा टू द बांग्लादेश in pursuance of the agreement and its protocol entered into between government of India and Bangladesh, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपना जो टेरिटरी है अगर किसी दूसरे देश को सीड करना है तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन जरूरी होगा। और ये जो आपका 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 है वो एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है। एंड हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रूल किया था कि लेट्स से कि बाउंड्री डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री, और ये बाउंड्री डिस्प्यूट तो चलते रहता है। इंडिया पाकिस्तान के बीच भी बाउंड्री डिस्प्यूट है, इंडिया चाइना के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट है, इंडिया नेपाल के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट है। तो अगर बाउंड्री डिस्प्यूट पर कोई सेटलमेंट की बात चल रही है तो इसके लिए कोई संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अंडर आर्टिकल 368, बिकॉज इट इज़ ए डिस्प्यूट, है ना। तो इसीलिए इसको एग्जीक्यूटिव एक्शन से किया जा सकता है, बिकॉज इसमें आपका कोई सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी नहीं देखने को मिल रहा है टू द फॉरेन कंट्री। तो ये ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया और आपको ही पता है
कि जब तक आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 नहीं आया था तो जो स्टेट थे उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे, डेट इज़ पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, आप उसे देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप जल्दी से लाइक का बटन क्लिक करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में जो वीडियोज है वो स्प्रेड करें साथ, सो दैट आपके जो फ्रेंड सर्कल से वो बेनिफिट हो सके। तो फ्रेंड्स, हमने ये डिस्कस किया कि बिफोर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आई क्यों? बिकॉज लिंग्विस्टिक स्टेट का डिमांड काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने लगा था 1950 से 1955 के बीच, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी कमिटी इसके बीच बनी थी और बहुत सारी कमिटी ने बेसिकली अपने अपने रिकमेंडेशन दिए। किसी ने बोला कि नहीं भाई साहब, लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पर डिवीजन नहीं होना चाहिए स्टेट का, किसी ने बेसिकली इसके विपरीत बात कही एंड अल्टीमेटली एक फजल अली कमीशन हम देखेंगे जो लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर डिवीजन की बात करता है एंड कुछ और रिकमेंडेशन उनके दिए गए थे जो हम डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड along with 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, जो 4 फोल्ड डिवीजन है वो ख़त्म हो गया था, है ना। आज आप देखते हो सिर्फ लिस्ट होते हैं स्टेट्स के और यूटीज के, ऐसा कुछ कभी आप नहीं देखने को मिलता होगा आपको कि भाई साहब 4 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, उसमें स्टेट को रखे गए। तो ऐसा 4 फोल्ड डिवीजन स्टेट का वो अब नहीं है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर आप देखो, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, इसको थोड़ा सा समझना है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्पज बट मेंस के लिए कहीं आप यूज कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा अगर आपको ट्रैक करना है कि जो स्टेट्स है वो कैसे इवोल्व हुए हैं, है ना, यूटीज वो कैसे इवोल्व हुए हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होगा, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो इंडिया की अगर हम बात करें तो 2 पॉलिटिकल यूनिट्स थे। एक तो आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंतर्गत आता था, यहाँ पर आप देखो, है ना, और दूसरा आपका प्रिंसली स्टेट जो कि नेटिव प्रिंस, वहाँ की जो लोकल प्रिंसेस थे वो बेसिकली रूल करते थे, लेकिन ब्रिटिश क्राउन की पारामाउंटेंसी होती थी, है ना। सबसे ऊपर ब्रिटिश क्राउन को हेड ऑफ द स्टेट माना जाता था, उसके नीचे सारे नेटिव प्रिंसेस ऑपरेट करते थे। पहले तो ये सारे प्रिंसेस इंडिपेंडेंट थे, लेकिन आपको ही पता है ना कि जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो सॉवरेनिटी है वो ब्रिटिश के पास चली गई थी। तो ये बातें हमने देखा। तो एक तो प्रिंसली स्टेट था, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस था। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1957 पास हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्यों पास हुआ? बिकॉज माउंटबेटन प्लान का एग्जीक्यूशन करना था, है ना। और माउंटबेटन प्लान में तो साफ साफ बोला गया कि भाई साहब 2 सेपरेट नेशन क्रिएट किए जाए, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो माउंटबेटन प्लान को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था, जिसके तहत 2 इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डोमिनियंस क्रिएट की गई, दैट इज योर इंडिया एंड पाकिस्तान। साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको क्या ऑप्शन दिया गया? तो जो प्रिंसली स्टेट थे, राजे रजवाड़े वाले स्टेट, उनको ऑप्शन दिया, 3 ऑप्शन दिया। एक तो या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, ठीक है, या फिर आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर आप स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रूप में रहो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसी बात होगी, ये ऑप्शन रखे गए, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो कोशिश करेगी कि इन प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट किया जाए वेरियस मैथडोलॉजी से। एंड यहाँ पर आपको सरदार पटेल का रोल देखने को मिलता है, जिसके तहत उस समय लगभग 552 प्रिंसली स्टेट थे विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, एंड विद द हेल्प ऑफ सरदार पटेल 549 प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन किया। और जो रिमेनिंग 3 प्रिंसली स्टेट्स थे, डेट इज योर हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, इन तीनों ने बेसिकली इंडिया को ज्वाइन करने से रिफ्यूज कर दिया था। लेकिन आपको ही पता है, इन कोर्स ऑफ टाइम इन तीनों को भी इंटीग्रेट किया गया। कैसे इंटीग्रेट किया गया? तो हैदराबाद को इंटीग्रेट किया गया इंडिया में बाय मीन्स ऑफ पुलिस
एक्शन, और इस ऑपरेशन का नाम भी दिया गया था ऑपरेशन पोलो, याद रखना है फॉर द प्रीलिम। और दूसरा है आपका जूनागढ़। तो जूनागढ़ में बेसिकली जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम कराई गई और पीपल का ओपिनियन लिया गया, और उस हिसाब से उनका जो ओपिनियन आया कि नहीं हमें इंडिया के साथ जाना है, तो जूनागढ़ उस तरीके से इंटीग्रेट हुआ इंडिया में। तीसरा है आपका कश्मीर। तो कश्मीर के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में तो आप जानते ही हो। तो कश्मीर को इंटीग्रेट किया गया बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, और बेसिकली इनको स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए थे जो कि अब एलिमिनेट किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब आप देख लीजिए डिमांड ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। अब हमारा देश तो आज़ाद हो गया 1947 में, एंड 1950 में संविधान भी लागू हो गया, लेकिन एक और समस्या निकल कर आई। आप सोचने का प्रयास करें कि उस समय कितना बड़ा चैलेंज था इंडिया को बनाने में। ठीक है, बिकॉज बहुत सारी इशू थी, पॉवर्टी की इशू थी, एंड वेरियस प्रिंसिपल स्टेट को इंटीग्रेट करना था। ठीक है, साथ ही साथ वेरियस स्टेट के डिमांड को फुलफिल करना था, बिकॉज अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमें अपने देश को बिल्ड करने की ज़रूरत थी। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी चैलेंज भारत के पास थी टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। ठीक है, तो एक और समस्या निकल कर आई। समस्या क्या थी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद से अप्रोक्स 1950 के बाद से वेरियस स्टेट्स, खासकर साउथ इंडिया के जो स्टेट्स थे, उन्होंने लिंग्विस्टिक ग्राउंड के आधार पर स्टेट के डिवीज़न करने की बात कही थी। ठीक है, कंटिन्यूस डिमांड था फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, स्पेशली फ्रॉम द साउथ इंडिया, कि रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का किया जाए ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, एंड अकॉर्डिंगली जाहिर सी बात है जब इतनी लहर उठ रही होगी डिमांड की, तो गवर्नमेंट तो कमेटी क्रिएट करेगा। तो अल्टीमेटली पहला कमेटी 1948 में, आप देख सकते हो 1948 में ही एसके धर कमेटी या कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन इनका क्या रिकमेंडेशन था? इनका रिकमेंडेशन ये था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टेट जो किए जाएंगे वो लिंग्विस्टिक फैक्टर के आधार पर नहीं किए जाएंगे, रैदर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो लोग तो मानने को तैयार नहीं होंगे, तो लोग जब मानने को तैयार नहीं होंगे तो इसको या इसके रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए धर कमीशन के रिकमेंडेशन से डिसपॉइंट होकर साथ ही साथ पब्लिक एजिटेशन तो बढ़ने ही लगी थी। अल्टीमेटली एक अनदर लिंग्विस्टिक कमिटी 1948 में ही उसके बाद अपॉइंट की गई, जिसको कंसिस्ट कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू साहब जी, वल्लभ भाई पटेल एंड पटाभी सीतारमैया, जिनको हम JVP कमेटी के नाम से भी जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पटाभी सीतारमैया। ठीक है, एंड ये बेसिकली फिर से लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर स्टेट के डिवीज़न के जो सवाल है उसको फिर से देखेंगे कि क्या लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर डिवीज़न करना चाहिए या ना करना चाहिए, क्या चुनौतियाँ है ना, क्या आगे कोई दिक्कत आ सकती है। बिकॉज इनको एक डर था कि अगर हम लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पर डिमांड करें या फिर लिंग्विस्टिक ग्राउंड के आधार पर स्टेट को डिमार्केट करें, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बाद में इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट करने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए JVP कमेटी का भी रिकमेंडेशन बेसिकली ये नहीं रहा कि लैंग्वेज को एक बेसिस माना जाए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो JVP कमेटी फॉर्मली रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। लेकिन इसी दौरान एक घटना भी घटित हुई। अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट को अल्टीमेटली ज़बरदस्ती आंध्र प्रदेश क्रिएट करना पड़ा आउट ऑफ मद्रास, जो कि आपका लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर किया गया, है ना। मद्रास में तमिल बोले जाते हैं, आंध्र प्रदेश में आई थिंक तेलुगु बोले जाते हैं। तो अल्टीमेटली अक्टूबर 1953 में ये डिसीजन ली गई कि आंध्र प्रदेश को क्रिएट किए जाएंगे आउट ऑफ मद्रास ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। और ये डिसीजन इसलिए लिया गया बिकॉज जो आपके गांधीयन एक्टिविस्ट एंड प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर, यहाँ पर आप नीचे देखो, पट्टी श्रीमलू, इन्होंने 56 दिनों का हंगर स्ट्राइक किया था और अल्टीमेटली इसी हंगर स्ट्राइक के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी
और ये जो हंगर स्ट्राइक था वो बेसिकली लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर स्टेट को क्रिएट करने की ही बात की गई थी। तो बेसिकली डिमांड नहीं माना जा रहा था, तो अल्टीमेटली हंगर स्ट्राइक लंबे समय तक चला, इनकी मृत्यु हो गई और अल्टीमेटली एजिटेशन और ज़्यादा बढ़ने लगा लोगों के बीच में। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ा 1953 अक्टूबर में कि गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश को क्रिएट कर ही दिया आउट ऑफ मद्रास ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। उसके बाद दिसंबर 1953 में, बिकॉज जब आंध्र प्रदेश को क्रिएट किया गया तब तो मान के चलो गवर्नमेंट ने डिमांड तो मानी, तो जाहिर सी बात है और भी बहुत सारे स्टेट्स से जो नीड है ना, जो आवाज़ है वो उठने लगेंगे। तो अल्टीमेटली दिसंबर 1953 में 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट की गई है ना, 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट की गई फजल अली के चेयरमैनशिप पर। और कौन कौन से मेंबर थे? तो फजल अली तो थे ही थे जो चेयर कर रहे थे, और के.एम. पानीकर साहब भी थे और एच.एन. कुंजरू साहब भी थे, ठीक है। और इसको फेमस हम फजल अली कमीशन कहते हैं। तो क्या रिकमेंडेशन फजल अली कमीशन का 1953 में आया? तो बेसिकली कमिटी ने बोला कि ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि लैंग्वेज जो होगा एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बट एट द सेम टाइम इन्होंने ये रिजेक्ट किया कि वन लैंग्वेज वन स्टेट का कंसेप्ट कभी भी नहीं होना चाहिए कि भाई साहब लेट से कि अगर तेलुगु है तो सिर्फ तेलुगु पॉपुलेशन का स्टेट होगा, या फिर तमिल है तो तमिल पॉपुलेशन का स्टेट होगा। तो ऐसा नहीं, लैंग्वेज ठीक है उसको ग्राउंड माना जाएगा एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, बट ये कंसेप्ट लगा देना कि भाई साहब वन लैंग्वेज वन स्टेट हो। ऐसे में तो भारत में कितने सारे लैंग्वेज हैं, है ना। अभी हम देखते हैं कि 22 शेड्यूल लैंग्वेज है और ना जाने कितने लैंग्वेज हैं बोले जाते हैं। तो ऐसे में तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा डिमांड आने लगेगी लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर स्टेट को डिवाइड करने के ऊपर। तो क्या व्यू निकल कर आया फजल अली कमीशन का? तो इनका व्यू था कि जो यूनिटी ऑफ इंडिया वो कहीं ना कहीं प्राइमरी कंसिडरेशन होना चाहिए इन एनी रीड्राइंग ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिट्स। कि अगर हम स्टेट्स बना भी रहे हैं लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर, फिर भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो यूनिटी ऑफ इंडिया है वो बनी रहनी चाहिए, वो प्राइमरी कंसिडरेशन होना चाहिए इन एनी रीड्राइंग ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिट्स। तो अल्टीमेटली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 में, बिकॉज फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किए गए थे, ठीक है। और फिर आप देख सकते हो जो 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज को क्रिएट किया गया। तो ये बेसिकली आपका बैकग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के बारे में, बिकॉज आपको पता है ना, आई थिंक कि 5 अगस्त 2019 को डिसीजन लिया गया था कि जो आपके जम्मू एंड कश्मीर एज ए स्टेट उसको स्टेट का टैग ख़त्म करके यूटी का टैग दिया जाएगा। तो टिल 2019 जो अर्स्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था, ये तो आपको पता ही है, और साथ ही साथ स्पेशल स्टेटस इंजॉय करते थे, बिकॉज इनके पास आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस इंजॉय करने का पावर था। लेकिन 2019 में ये जो स्पेशल स्टेटस था वो एबोलिश कर दी गई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से, और उसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, ठीक है। तो ये स्पेशल स्टेटस एब्रोगेट कर दी गई थी। साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाया गया, जिसके तहत जो आपके अर्स्ट वाइल जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे उसको 2 सेपरेट यूटी में बांट दी गई। एक तो है आपका यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें आपके वो सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं अर्स्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, एक्सेप्ट कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दो, बिकॉज कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट आपका यूटी ऑफ लद्दाख में आ जाता है ना। इसीलिए जो अब नंबर ऑफ स्टेट है एंड यूटी वो आपका 14 हुआ करता था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के दौरान, है ना। और अब 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज हो गई है इन द करेंट सिनेरियो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर का मैप आपको डाले हैं यहाँ पर। तो ये जो आपका ये कारगिल वाला इलाका है और ये आपका लेह वाला इलाका है। तो ये आपका लद्दाख यूटी में आ जाता है। बाकी सब जो आपके
एरिया है वो आपके जम्मू एंड कश्मीर में ही रह गए। और आपको पता है ना, जम्मू एंड कश्मीर जो आपका यूटी है उसमें आपका लेजिस्लेचर का भी ऑप्शन दिया गया है, जबकि लद्दाख में कोई लेजिस्लेचर का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। अब देख सकते हो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कौन कौन से नए स्टेट एंड यूटीज बने हैं पोस्ट 1956। तो 1956 के बाद भी आपको पता है ना बहुत सारे स्टेट बने थे, तो उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। तो 1953 में ये तो आपको पता ही है ना, कि सबसे पहले तो मद्रास में से ही डिमांड निकली थी कि लिंग्विस्टिक ग्राउंड के आधार पर डिवाइड किए जाने चाहिए स्टेट को। तो आंध्र प्रदेश निकला था फ्रॉम द मद्रास, एंड ये फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था, ये आप याद रख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो 1954 में दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, इसको एक्वायर किया गया। ये बेसिकली पुर्तगीज इसको ऑक्युपाई किए हुए था, तो इसको एक्वायर किया गया इंडिया की तरफ से। एंड 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के तहत इसको यूटी का दर्जा मिला, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखनी है, बस थोड़ा सा हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग हो तो आपको इनसे रेटिंग लिखने में मज़ा आ सकता है। एंड उसके बाद 1954 में ही पुडुचेरी है ना, पुडुचेरी में बेसिकली आपके 4 रीजन आ जाते हैं। पुडुचेरी हो गया, करियाकाल हो गया, माही हो गया, यनम हो गया। ठीक है, तो ये पुडुचेरी आपको पता है ना फ्रेंच की कॉलोनी होती थी, तो फ्रेंच से ऑक्युपाई किया गया इंडिया के द्वारा। एंड अल्टीमेटली 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के तहत इसको यूटी का दर्जा दिया गया, और इसका जो नाम है उसको चेंज किया गया था 2006 में। तो बेसिकली 2006 से पहले पुडुचेरी जो आज हम सुनते हैं उसका क्या नाम था, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड उसके बाद 1960 में आप देख सकते हो बम्बई को डिवाइड किया गया, और महाराष्ट्र एंड गुजरात उससे निकला। आप समझ सकते हो, बम्बई को डिवाइड करके महाराष्ट्र एंड गुजरात निकला। ठीक है, बिकॉज लिंग्विस्टिकली आप देख सकते हो दोनों जो राज्य है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है। उसके बाद 1961 में आप देख सकते हो गोवा, दमन एंड दीव। एंड गोवा, दमन एंड दीव आपको तो पता ही है ना, ये पुर्तगीज की कॉलोनी हुआ करती थी, तो इसको एक्वायर किया गया पुलिस एक्शन के माध्यम से। एंड जो आपका 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 है उसके तहत इसको पहले यूटी का दर्जा दिया गया था। याद रखना, वही मैंने आपको बताया कि पहले ये यूटी हुआ करता था, फिर जाके 1987 में जब कंडीशन सब ठीक ठाक हो गई तो स्टेटहुड का दर्जा गोवा को मिल चुका है। उसके बाद आप देख सकते हो 1963 में नागालैंड आपका बना। तो कैसे बना, तो बेसिकली पहले असम का ही पार्ट हुआ करता था, तो बाद में आपका जो नागा हिल्स है एंड श्वेनसांग एरिया है ना, उसको कार्व आउट किया गया और अल्टीमेटली नागालैंड बनाया गया। उसके बाद 1966 में आप देख सकते हो आपका पंजाब से, यानी कि पंजाब पहले बहुत बड़ा इलाका होता था, उससे कार्व आउट करके हरियाणा और चंडीगढ़ बनाया गया। और इसके लिए बेसिकली एक कमीशन भी बैठाई गई थी, शाह कमीशन है ना, 1966 में। एंड ये बेसिकली पंजाब का डिमांड बेसिकली निकल कर आ रहा था फॉर द सिख होमलैंड बाय अकाली दल लेड बाय मास्टर तारा सिंह। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा मिला, जो कि आपका 18th स्टेट था इंडियन यूनियन का उस समय। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मैंने आपको बताया था बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं वो पहले यूटी थे, उनको फिर स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। तो 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। फिर 1975 में सिक्किम का थोड़ा सा स्पेशल मेंशन करना ज़रूरी होगा। ऐसा इसीलिए बिकॉज आपको पता होगा ना कि जो सिक्किम के इतिहास की बात करें तो 1947 तक ये जो आपका सिक्किम है एक प्रिंसिपली स्टेट हुआ करता था। इसको रूल करने वाला था आपका चोगयाल। ठीक है, एंड 1947 में आपको पता ही है ब्रिटिश पारामाउंटेंसी तो लैप्स हो गई, तो अल्टीमेटली सिक्किम जो है वो प्रोटेक्टोरेट बन गया इंडिया का। प्रोटेक्टोरेट का मतलब ये हुआ कि जो मुख्य फंक्शंस है ना, जैसे आपका डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, वो सब बेसिकली इंडिया गवर्न करेगा सिक्किम के लिए, बाकी जो लोकल मैटर्स है वो अपना सिक्किम खुद देखेगा। तो ये था। ठीक है, तो 1947 में जब ब्रिटिश पारामाउंटेंसी लैप्स हो गई तो सिक्किम प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बन गया। और फिर जाकर आपका 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 होता है,
और उसके तहत आपका सिक्किम एक एसोसिएट स्टेट बना एंड आर्टिकल 2A ऐड किया गया एंड शेड्यूल 10 जो कि टर्म्स है एसोसिएशन का वो ऐड किया गया, ठीक है। यानी कि सिक्किम को इंडिया की तरफ और ज़्यादा क्लोज लाया गया, ठीक है। तभी तो आप समझ सकते हो संविधान में आर्टिकल 2A ऐड किए गए, शेड्यूल 10 ऐड किए गए, जो कि टर्म्स ऑफ एसोसिएशन थे कि भाई साहब हम आपसे जुड़ रहे हैं तो हमारे ये टर्म्स एंड कंडीशन एसोसिएशन। फिर 1975 में यहाँ पर आप देखो रेफरेंडम हुआ सिक्किम में और वहाँ पर बेसिकली लोगों ने वोट किया कि हमें इंडिया के साथ इंटीग्रेट हो जाना है। तो अल्टीमेटली इन्हीं प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 लाया गया और अल्टीमेटली जो सिक्किम है वो फुल फ्लेज स्टेट बन गया लाइक ए नॉर्मल स्टेट इंडिया का। और इनको एक स्पेशल प्रोविजंस फीचर्स के रूप में दी गई जिसको डाला गया है 371 ऐप में। बेसिकली यहाँ पर PDF में कुछ छुप सा गया है, हम इसे जब आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड करेंगे तो वे हम रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। तो ये बातें हो गई। फिर आप देख सकते हो 1987 में मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, तो आपका मिज़ोरम पीस अकॉर्ड देखने को मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिज़ोरम नेशनल फ्रंट के बीच 1986 में। तो अल्टीमेटली जो इंसर्जेंसी वहाँ पर वो ख़त्म हुई, कम हुई और अल्टीमेटली जो अरुणाचल प्रदेश है उसको स्टेट के रूप में एलिवेट किया गया फ्रॉम UT सिंस 1972 तक वो UT था। मतलब 1972 से लेकर जो आपका अरुणाचल प्रदेश था UT था। तो अल्टीमेटली 1987 में वो आपका स्टेटहुड का दर्जा मिला, ठीक है। और ईयर 2000 की बात करें तो देख सकते हो छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड ये आपका बना। छत्तीसगढ़ MP से निकल कर बना, मध्य प्रदेश से, झारखंड आपको पता है बिहार से निकल कर बना एंड उत्तराखंड आपका UP से निकल कर बना, ठीक है। और 2014 जो कि लेटेस्ट है तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड 2019 के बारे में तो आप जानते ही हो। नेम चेंज भी देखने को मिले हैं। 1950 में मैंने आपको बताया स्टेट का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करता था, अल्टीमेटली अब ये नाम उत्तर प्रदेश है। 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटका रखा गया। सो फ्रेंड्स, ये हमने टोटल बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिस्कस कर लिए हैं यूनियन एंड इस टेरिटरी के। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में अब हम थोड़ा मीन्स पर्सपेक्टिव से स्टडी करेंगे, इवेलुएट करेंगे लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का। और आपको पता होना चाहिए अभी भी कहीं ना कहीं स्टेट के डिवीज़न की मांग चलते रहती है। तो हम देखेंगे कि क्या ये मांग में कितनी ताकत है, क्या इसका मेरिट्स है, क्या डिमेरिट है, वो हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो PDF आपका तैयार है यहाँ पर। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है टू द डिमांड ऑफ स्टेट वो भी देखेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे डिमांड फॉर स्मॉल स्टेट का, है ना, रीज़न फॉर डिमांड, मेरिट्स, डिमेरिट्स, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज वीडियो लेक्चर थोड़ी लंबी हो गई बट मुझे कंप्लीट करना था इसलिए मैंने आपको लंबा लेक्चर दे दिया है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। इसके लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट सेक्शन में अपने रिस्पॉन्स ज़रूर दें सो दैट हम उन रिस्पॉन्स पर एक्ट करके आपको जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सके। उसके बाद हो सकता है मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से जल्दी शुरुआत कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। थैंक यू, नमस्कार एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।